हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने फैमिलीज का ख्याल रखने होंगे। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक लेने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ लेने वाला हूँ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th में जो अकाउंट्स का चैप्टर 1 है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं, उस पर हमारी चर्चा होगी। जो आपके पेपर में कम से कम 12 नंबर का आएगा, 12 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रो इस चैप्टर में किया गया है। बेसिकली अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग इसलिए किया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अकाउंटिंग किया क्यों जाता है। अकाउंटिंग बेसिकली इसलिए किया जाता है कि छोटे से छोटा कोई दुकान वाला होता है, फॉर्चूने वाला होता है, या कोई भी छोटी दुकान हो सकती है, पंचर लगाने वाला हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। और बड़े से बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है अकाउंटिंग करने का। अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव ये होता है कि हमें कम से कम घाटा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हमारे असेट्स बढ़े, कैश बैंक में बैलेंस बढ़े, या हम ज्यादा सेल कर पाए और ज्यादा लोगों को अपने सामान को बेच पाए। तो बेसिकली ये पर्पस होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद चौथा करेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम चारों की बात करेंगे इस वीडियो में। ये पार्ट ए है, इसके बाद पार्ट बी भी आएगा, हो सकता है कि पार्ट सी भी आए। मैं पार्ट बी के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ तो आपका भी एक पर्पस बनता है कि हमारे जो मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आपका एक पर्पस बनेगा कि आप प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आप ये मत सोचना कि पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा, पार्ट सी आएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। लंबी वीडियो हो जाएगी, उसकी बात अलग है, पर 12 नंबर का जो वेटेज है ये भी इसमें कवर हो रहा है। आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है बात को। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग सम सॉरी इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिक डाटा मतलब वो डाटा जिसको हम फाइनेंशियल कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्टेड इनटू मनी, जो मनी में कन्वर्ट हो सकता है उसी की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी को इंटरप्रेटेट करते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी की समराइजिंग करते हैं, उसी की रिपोर्टिंग करते हैं। इंटरप्रेटिंग मतलब कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रही है या कोई भी ऐसी घटना हो रही है कि उसको हमें दिमाग अपना, मतलब उसको कॉमन सेंस लाके यूज करना, हमें अपना कॉमन सेंस लगा के यूज करना होता है कि जो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो रही है, या सेल हो रही है, परचेज हो रही है। कहीं हम दिवाली पे जो बोनस पे कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को, उसको हम कहीं सैलरी में तो शो नहीं कर रहे, तो वो बोनस के अंदर जाता है, सैलरी के अंदर नहीं जाता। अगर गोदाम से सामान निकल रहा है तो हर जो गोदाम से सामान निकलता है, हर वो सामान सेल नहीं होता। मे बी वो गिफ्ट के लिए निकल रहा हो, मे बी वो चोरी हो गया सामान गोदाम के अंदर से, सामान सप्लायर के पास ले आते टूट गया हो, खराब हो गया हो, चोरी हो गया हो, या गोदाम में आग लग गई हो। तो ये सब सिनेरियो हो सकते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि उसको सेल्स के अंदर नहीं ट्रेड करना, उसको अलग अलग हेड के अंदर ले आना है। तो इंटरप्रेट करने का मतलब ये है, जब आप इंटरप्रेटेट कर लेते हो तो आपका दूसरा काम आता है रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग इन द सेंस, मान लो आपकी अप्रैल मंथ की सेल 1 लाख हुई, मई की 1.5 लाख हुई, तो अप्रैल में 1 लाख जो आपने सेल करी, उसको किस किस दिन आपने सेल करी, उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड करना। मतलब जो आपने इंटरप्रेट करा है, जो सोचा है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद जो रिकॉर्ड करा उसको समराइज करते हो। समराइज इन द सेंस कि अप्रैल की 1 लाख की सेल हुई, मई की 2 लाख की सेल हुई, जून की 1.5 लाख की सेल हुई, टोटल साल की सेल हुई 15 लाख की। तो उसको आप समराइज कर दिया, आपने पूरा समराइज करके बता दिया। समराइजिंग का फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और मे भी किसी पार्टिकुलर हेड का लेजर भी हो सकता है। तो समराइज इन द सेंस कि किसी पूरे हर महीने की ट्रांजेक्शन को, मतलब एक कंसोलिडेटेड पिक्चर आप प्रेजेंट कर देते हो कि सर हमारे पास 100 फोन है, 100 फोन की वैल्यू इतनी है। ठीक है, टोटल समराइज कर दिया। आपने दिखा दिया कि सर हमने 1 लाख फोन खरीदे थे, उसमें से 90,000 फोन बेचे, किस किस दिन बेचे वो नहीं दिखा रहे, आप उसको दिखा रहे हो कि टोटल हमने कितने बेचे हैं। तो वो उसको समराइज कहा जाता है। जो आप जिसको दिखा रहे हो उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग। लाइक जब आपको पास समराइज के लिए आया, ठीक है, आपके पास रिपोर्टिंग के लिए आपका अकाउंटेंट लेके आएगा, सर हमारे इस साल की सेल जो हमने मोबाइल सेल कराए, साल 10 लाख के मोबाइल सेल करे, 10 लाख रुपए के,
वो आपको जो आपने उसको रिपोर्ट दी वो अपनी रिपोर्ट पिछले साल की रिपोर्ट से मैच करेगा। वो कहेगा यार पिछले साल तो 12 लाख की सेल हुई थी, इस साल सिर्फ 10 लाख की हुई, 2 लाख की कम कैसे हुई? तो वो रिपोर्टिंग में आ जाता है, रिपोर्टिंग में आ जाएगा। और वो जो सेल्स मैनेजर है उसकी वो क्लास लेगा, उससे पूछेगा कि भाई जो इस रिपोर्ट में आ रहा है पिछले रिपोर्ट में कम क्यों आया था, सेल हमारी कम क्यों हुई? तो वो रिपोर्टिंग के अंदर जाता है। रिपोर्टिंग का क्या फॉर्मेट होता है? बैलेंस शीट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कंपेयर किया जा सके एक साल से दूसरे साल में या किसी भी साल से कंपेयर कर सके। ठीक है। ऑफ इकोनॉमिक डाटा, इकोनॉमिक डाटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आजकल अकाउंटिंग हर बिजनेसमैन यूज करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा इन द सेंस परचूने वाला भी यूज करता है, और कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी रिलायंस वो भी यूज करती है। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस की बेसिकली लैंग्वेज होती है। मीन्स पैसे को फाइनेंस की लैंग्वेज इन द सेंस कैसा है कि ये हमारी कंपनी की हालत बताता है। बेसिकली अकाउंटिंग ये बताता है कि हमारी कंपनी स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है। अगर घाटा हो रहा है, कंपनी के एसेट्स कम होते जा रहे हैं, तो वो घाटे में जा रही है, तो वो अभी कंपनी फाइनेंशियली वायबल नहीं है। मतलब कि ऐसी नहीं है कि उसको लोन दिया जा सके या उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सके। तो ये बेसिकली लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस है, हमें बताता है कि हमारा कंपनी को आगे आने वाले सालों में फायदा होगा या नहीं होगा। जिस हिसाब से अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज ये होता है। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। जब अकाउंटिंग डेफिनेशन हमारा पूरा हो गया, अब हमारा क्या फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस होता है? असेट्स, लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी पे बेस होता है। असेट्स क्या होता है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ये फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। असेट्स का मतलब वो असेट हमारे बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में असेट शो करता है इस तरफ में। असेट का मतलब वो वस्तु या वो पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलेगा या प्रेजेंट में मिलेगा। असेट्स इन द सेंस एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ मनी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। मतलब जो या तो अभी मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा, कोई भी ऐसा पैसा या फ्यूचर में हमें पैसा कमा के देगा कोई असेट्स, उसको असेट कहते हैं। लाइक डेटर। डेटर क्या होता है? हमने जो सामान सेल करा, सामान बेचा जो हमने, ठीक है, उससे पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा। अगर मान लो परचूनों की दुकान पे देखा होगा, वो क्या करते हैं, जो थोड़े गरीब लोग होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, उनको कहते हैं आप सामान ले जाओ पर पैसा इसका अगले महीने दे देना। तो वो उनके लिए क्या हो गए? डेटर हो गए। ठीक है। लोन्स, कंपनी ने किसी को लोन दिया कि ये लो आप लोन ले लो, इसका हर महीने 12%, हर साल 12% हमें इंटरेस्ट देना। तो वो लोन आ गया असेट्स के अंदर और उसका इंटरेस्ट भी आएगा, तो ये हमारे लिए असेट्स है। ठीक है। और वो लोन का पैसा जब फ्यूचर में आएगा वो भी हमारे लिए असेट्स होगा। ठीक है। कैश, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, असेट्स है। बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो भी हमारे लिए असेट्स है। और मशीन मतलब मे भी हमारे पास सिलाई की मशीनें बहुत सारी, और हमारे सिलाई का मान लो काम है या फोन का ही हमारा काम है, तो फोन की रिपेयरिंग की मशीन होती है। तो वो मशीन इन फ्यूचर हमें कमा के देगी। उस मशीन से अगर हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कुछ मोबाइल आएगा, तो उस मशीन से हम सही कर सकते हैं, उस मोबाइल को स्वस्थ कर सकते हैं उस मोबाइल को। तो इसीलिए ये मशीन हमें फ्यूचर में कमा के देगी, इसलिए वो असेट्स की साइड होती है। ठीक है। असेट्स हमने कवर कर दिया। उसके बाद लायबिलिटी मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसा ऑब्लिगेशन जिसके लिए हमें मनी पे करनी पड़ेगी, या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में। ठीक है। मनी कैसे हो सकता है? मान लो आप कोई भी दुकान चलाते हो, आप फोन बेचते हो, तो सामने वाले से फोन आप खरीद के लाए और उसको बोला कि सर अभी तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, बट अगर हमारे फोन जब बिक जाएंगे, जब हम आपको उसका पैसा दे देंगे, या हम इसका पैसा आपको 1 महीने बाद दे पाएंगे। तो आपके लिए क्या है? वो क्रेडिटर है आपके लिए, आप उसको ऑब्लिगाइज्ड हो पैसे पे करने के लिए। ठीक है। तो वो आपके आ गया क्रेडिटर में। ठीक है। उसके बाद आ गया लोन। आपने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है। बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से कहा कि सर हमें लोन दे दीजिए, हमें अपना बिजनेस अच्छी तरह रनिंग करना है बिजनेस को। तो उसके लिए आप बैंक से क्या लेते हो? लोन लेने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि अपने जब आप लोन लेते हो, तो लोन लेते हो जब आप उस बैंक से, तो लोन लेने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। पर जब आप लोन ले रहे हो, आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आ जाती है कि उस लोन का पैसा जल्दी से जल्दी आपको बैंक को रीपे करना होता है, और उसका इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर आपको पे करते रहना होता है।
तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है लोन, जब आप उसको, इसलिए हमें लायबिलिटी की साइड में आता है। और एक लोन की तरह ही होता है, लोन सेम लोन की तरह कॉन्सेप्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको बैंक ओडी भी कहा जाता है। ठीक है, बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओडी क्या होता है, लोन नहीं होता वो, आप बैंक से एक रिक्वेस्ट करते हो कि सर हमें आप जैसे हमारा बैंक बैलेंस, बैंक में जब जीरो बैलेंस हो जाए तो हमें 50,000 की लिमिट एक्स्ट्रा दे दी जाए कि हम -50,000 तक का चेक काट सके किसी को। लाइक जब हमारा बैंक में बैलेंस जीरो हो जाएगा, जीरो बैलेंस के बाद तो चेक काट ही नहीं सकते, पर बैंक कुछ शर्तों पे उसको कंडीशन दे देते हैं कि आप 50,000 तक चेक काट सकते हो, तो उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलओ, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी कहने का इन द सेंस, ओनर्स इक्विटी किसी कंपनी में लगाया गया वो पैसा होता है जो उस कंपनी के मालिकों द्वारा लगाया जाता है। कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एंटिटी में जो अगर कोई मालिक पैसा लगाता है तो उसको ओनर इक्विटी कहता है। ओनर इक्विटी को लायबिलिटी साइड इसलिए शो किया जाता है कि वो कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है कि उसका पैसा, उसको उस पैसे पे उतना रिटर्न दे सके जितना वो रिटर्न अगर बैंक में जमा करता है, किसी और को लोन देता तो उतना मिलता है। मान लो मैं इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, अगर मैं ये पैसा इस कंपनी में नहीं लगाता, अगर बैंक में रखता तो 6% इंटरेस्ट मिलता 60,000 रुपए, या किसी और को लोन देता तो 6% इंटरेस्ट मिलता 60,000 रुपए। ठीक है, पर मैंने इस कंपनी को दिया, तो इस कंपनी के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, इस कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन ये है कि कम से कम बैंक में पैसा मिलता उसको, जिसने पैसा लगाया, कम से कम उतना तो रिटर्न दे सके कंपनी। तो इसलिए, और ये पैसा कंपनी को जल्दी से जल्दी, अगर कंपनी बंद होती है तो ये पैसा रिपे करना होता है, या कंपनी उससे ये इसके इस जो उस बंदे ने शेयर्स खरीदा कंपनी के अंदर, वो अगर कंपनी उस बंदे से वो पैसा, वो शेयर्स लेना चाहे तो वो कंपनी उससे शेयर्स भी ले सकती है, उसका अमाउंट रिपे करके। ये ओनरशिप इक्विटी का अमाउंट जो 10 लाख रुपए लगाए हैं, कंपनी 10 लाख रुपए उस बंदे को देगी और जो शेयर्स है अपने नाम करवा लेगी, तो इसीलिए इसको लायबिलिटी की साइड रखा जाता है। ठीक है, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, वो मैंने आपको पहले बता चुका है कि फायदा नुकसान देखना, असेट्स लायबिलिटी को बढ़ाना। तो इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैड पीए मतलब टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। लाइक सेल हो तो सेल में रिकॉर्ड करना, परचेज हो तो परचेज में रिकॉर्ड करना, सैलरी दी तो सैलरी में रिकॉर्ड करना, और हर महीने के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहना, डे बाय डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, जिससे कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन छूट ना जाए। चाय पिए तो चाय का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिससे हमारे पास 1-1 रुपए का हमारे पास हिसाब हो। ठीक है, मेंटेन सिस्टम। दूसरा एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको एक चीज फाइंड करनी होगी कि हमें कितना घाटा है, कितना नुकसान हुआ। मे बी वो किसी दिन का हो सकता है, किसी पीरियड का हो सकता है। जनरली अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो दूसरा हो गया। तीसरा होगा डिटरमिनेशन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना कि हम घाटे में चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, या हमारी असेट्स बढ़ गई या कम हुई। लाइक हमारे पास कैश पहले 10 लाख रुपए का था, ठीक है, अगर हमें घाटा हुआ होगा तो वो कैश कम हो गया होगा। पिछले साल हमारे पास 10 लाख का था, इस साल और कम हो गया, तो मतलब हमें घाटा हो रहा है। तो और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमें पैसा किसी और को देना है, तो जब भी हमें घाटा हो रहा है। तो डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये फाइंड करना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी कंपनी स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जो भी हमने अकाउंटिंग करी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और नोट्स टू अकाउंट्स यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। यूजर कौन कौन होते हैं? 2 तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? इंटरनल यूजर वो यूजर होता है जो कंपनी में या तो पैसा लगाता है या कंपनी में काम करता है। लाइक ओनर्स हो सकते हैं इंटरनल यूजर, मैनेजमेंट होती है कंपनी में, और एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबको इंटरनल यूजर में रखा जाता है। एक्सटर्नल में कौन हो सकता है? एक्सटर्नल में बैंक हो सकता है जिसने आपको लोन दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट हो सकती है गवर्नमेंट को जिससे टैक्स लेना है, उसको गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना हो सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेक होल्डर होते हैं, जो कंपनी के फायदे या नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, वो हो सकते हैं, या कोई और फ्यूचर में कंपनी पैसा लगाना चाहता है, वो उसके बारे में जानना चाहता है, वो हो सकता है, ठीक है। असिस्ट मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को असिस्ट करना, असिस्ट इन द सेंस कि मैनेजमेंट को गाइड, जब ये आप उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
मैनेजमेंट को देते हैं, तो मैनेजमेंट गाइड करती है पूरी कंपनी को कि इस साल तो हमें घाटा हो गया, अगले साल हमें इस चीज को इस तरह से करना है जब हमें फायदा होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया मैंने। जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अकाउंटिंग बेसिकली विशेषताएं क्या क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो जो फाइनेंशियली वाइबल हो। लाइक कंपनी में दो लोग लड़ रहे हैं और लड़के मर गए, वो तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है नहीं, पर अगर वो दोनों लड़के, कोई एक बंदा हॉस्पिटल चले गया, दोनों हॉस्पिटल चले गए और उसमें कंपनी का कोई नुकसान हुआ, या लड़ते लड़ते वो कोई मशीन तोड़ दिया या कोई चोरी करके भाग गया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर जब तक आइडेंटिफाई रहती है तो उसको मेजर करना होता है। मेजर इन द सेंस क्या, कि वो कितने रुपए हॉस्पिटल में लगे या कितने रुपए का उन्होंने सामान तोड़ा। लाइक अगर कोई मेरा फोन तोड़ देता है, ठीक है, मेरा फोन मान लो 10,000 का था, खरीदा था मैंने, ठीक है, 10,000 का खरीदा था 2 साल पहले, पर उन एक ने मेरा फोन तोड़ दिया, तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा फोन पे, और जो मेरी वैल्यू जिस दिन टूटी उस दिन की वैल्यू निकाल लूंगा। तो उसको कहते हैं मेजर करना, उसको मैंने मेजर करा। ठीक है, जब हमारा फोन टूट गया तो उसको हमने रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड कैसे करा, रिकॉर्ड इन द सेंस कि ये करा कि भाई मोबाइल फोन असेट से कम कर दिया और लॉस बुक कर दिया मोबाइल फोन का, ठीक है, कि मोबाइल लॉस हो गया, या एम्प्लॉय के ऊपर हमने उसका ऑब्लिगेशन कर दिया कि ये फोन आप हमें खरीद के दोगे। ठीक है, जब आप रिकॉर्ड कर देते हो तो उसको रिकॉर्डिंग को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी चीज, उसको क्लासिफाई करना होता है कि ये लॉस है या सेल है, परचेज है या कुछ और है। जैसे हमारा फोन टूटा तो हम लॉस में बुक कर रहे हैं। अब कोई ऐसा होता कि फोन टूटता और वो कहता कि भाई ये लॉस में हम बुक नहीं करेंगे, ये तो हमने परचेज करा इसलिए में कम हो गया, तो ये नहीं देखना आपको। अगर क्लासिफाई करने का इन द सेंस ये होता है कि वो किस हेड के अंदर क्लासिफाई होगी, परचेज के अंदर, सेल्स के अंदर, या अदर हेड के अंदर। ठीक है, जब आप क्लासिफाई कर लेते हो तो समराइज कर देते हो उसको। समराइज इन द सेंस कि मान लो आपने एक महीने में 1 लाख की सेल करी, तो टोटल साल की सेल, हर महीने की सेल जोड़ के पूरे साल की सेल 10 लाख की आ गई मान लो, तो उसको समरी में हमने पूरा 10 लाख दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब ये समराइज तक हो जाता है, समरी तक हो जाता है, तो उसके बाद जो भी हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर पड़ी होती है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि यार इस महीने यार सेल कम कैसे हो गई, इस साल हमारी, एनालाइज कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, पिछले साल के डाटा से। लाइक इस साल की सेल हमारी 10 लाख की हुई, पिछले साल की 12 लाख की हुई, एनालाइज करेंगे यार इस महीने की सेल 10 लाख हुई, इस महीने की सेल 12 लाख कैसे हुई, मतलब यहाँ पे हमने क्या गलती करी जो हमारी सेल कम हो गई। और इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब हम उसको चीजों को कैसे सही करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक पर्पज एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग का ये होता है। उसके बाद होता है जब हमारा ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम बताते हैं कि हमारा इतना फायदा हुआ, इतना घाटा हुआ, इतने का हमें नुकसान हुआ, इतने की हमने सेल करी, इतने का हमने परचेज किया, इतने की हमारे बैलेंस शीट में असेट्स है, इतने की लायबिलिटी है, इतना कैश आया, इतना कैश गया, तो इतनी सैलरी पे करी। तो ये सब बेसिकली ये होता है। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया आई एम रिकॉर्डिंग सैक। आरसी मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग। आरसी मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग। आई एम रिकॉर्डिंग सैक। आई मतलब आइडेंटिफाई, एम मतलब मेजरिंग, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासिफिकेशन, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालाइजिंग, सी मतलब कम्युनिकेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दी आई एम आर सी, इसको आप याद कर लो। आई एम आर सी मतलब आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम मतलब मेजरिंग, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासिफिकेशन, ए मतलब ऐसे मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालाइजिंग, सी मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैट पी है। मैट पी मतलब मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ए मतलब असरटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पी मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, ए मतलब असिस्ट टू मैनेजमेंट को गाइड करना। ठीक है, और इसका मैंने बता दिया फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ए इक्वल टू असेट्स प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब IRSE, आई मतलब इंटरप्रिटेशन, आर मतलब रिकॉर्डिंग, एस मतलब समराइजिंग और आर मतलब रिपोर्टिंग। IRSR,
तो बेसिक पर्पस हमारा ये था, ये चैप्टर 1 का, ये 12 नंबर का चैप्टर है। यहाँ तक मैंने आपको वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट ए है, इसके बाद पार्ट बी भी आएगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है और कमेंट जरूर करना। हर वो व्यूअर जो वीडियो देख रहा है, हर वो स्टूडेंट, उनको हाथ जोड़ के दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करना, जिससे कि बस ये पॉइंट भी लिख के कमेंट कर दोगे ना, पॉइंट डाल के, कि मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको प्रूव कर दिया कि हमारा सही है। या पूरा सेंटेंस लिख देना कि वीडियो गुड है, अच्छी है, या हमें समझ आ रहा है। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट अस, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू ऑल।